बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 21 में सॉल्युबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट किया था। एज यू नो, हमने चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें स्टूडेंट्स हमने सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में फैक्टर्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे उनमें से लाइक डिसॉल्व लाइक का फैक्टर पढ़ लिया था। और अब स्टूडेंट्स आज हम सेकंड फैक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसके पेज नंबर 105 पे है। तो जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए एंड पेज नंबर 5 पर आ जाइए। तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड आप कह लीजिए फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का, इट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या है जी? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देखिए, ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि वो कंपोनेंट्स जो कंसंट्रेशन में लेसर होते हैं, कम होते हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्यूट, एंड वो कंपोनेंट्स जो कंसंट्रेशन में हायर होते हैं, ज्यादा होते हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट। और इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमने ये बात की थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड, और इसका हमने एक सोल्यूशन बनाना है, तो हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हम वाटर लेंगे। वाटर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन। और उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 स्पून उसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। दैट्स व्हाई आप यहां पे ये कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्यूट कहलाएंगे। ठीक है, और जब आप इनको आपस में मिक्स कर लेंगे तो उनका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो आज इसी चीज को हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि कैसे सोडियम क्लोराइड, अगर हम एग्जांपल ले लें एज अ सॉल्ट के तौर पर, और वाटर
एज अ सॉल्वेंट के तौर पर ये आपस में कैसे मिक्सअप होते हैं। तो पेज नंबर 105 से हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम आपको बता दिया गया है। अब स्टूडेंट्स इसको अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एक हेडिंग यहां पर बनेगी विच इज इवेंट्स। ठीक है, क्या हेडिंग बनेगी? इवेंट्स की। तो इन इवेंट्स में 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत सिंपल हैं। पहला कि अगर आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि जी सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी सेपरेट होना पड़ेगा टू प्रोवाइड स्पेस टू दी सॉल्यूट पार्टिकल्स, ताकि सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए जगह बन सके। ठीक है, और वो सॉल्वेंट में अच्छी तरह मिक्स हो सके। तीसरी नंबर पे और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट, कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर अट्रैक्ट होना पड़ेगा, यानी उनकी इंटरेक्टिव फोर्सेस का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है आपस में, और उसी के बाद बेसिकली वो क्या होंगे, एक दूसरे में मिक्सअप यानी उनकी अच्छी तरह एडिशन हो सकेगी। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे कह लीजिए कि ये आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपने यहां तक क्या चीज फिल की हुई है, वाटर, और अब आपने क्या करना है जी, इसमें सॉल्ट की एडिशन करनी है। आप इसमें सॉल्ट को यानी NaCl को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आपने जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को ऐड करना है, जिसको यहां पर हमने क्या नाम दिया जी, सॉल्यूट, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और वाटर को क्या नाम देंगे जी, सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सबसे पहले एक दूसरे से सेपरेट होंगे, यानी ये आयंस बनेंगे। सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव, जबकि क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव आयन बनेगा, क्योंकि इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस इट मीन्स दैट ये आपका फर्स्ट इवेंट था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसी तरह वाटर के भी आयंस बनते हैं, वाटर भी आयोनिक फॉर्म में जाएगा। अभी हम उसको स्ट्रक्चरली अच्छी तरह देखेंगे। ठीक है, और इस तरह प्रॉपरली अगर सोडियम और क्लोरीन, या आप क्लोराइड कह लीजिए, क्लोरीन आयन कहेंगे या क्लोराइड, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, जब इनके दरमियान की फोर्सेस स्प्लिट होंगी, जो कि इनकी अपनी आयोनिक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तब ही वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, और तब ही वो जाकर अच्छी तरह वाटर में क्या हो सकते हैं, मिक्सअप। तो बेसिकली ये 3 इवेंट्स हैं जो कि यहां पर अक्कर होंगे। ठीक है जी, अच्छा आ जाइए थोड़ा सा रीडिंग से इसे स्टार्ट करते हैं जी। The solute-solvent interaction can be explained in terms of the creation of attractive forces, यानी इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से है, किसके दरमियान जी, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पर। To dissolve the substance in another substance, following 3 events must occur, यानी अगर सॉल्यूट में सॉल्वेंट को ऐड करना है तो ये 3 इवेंट्स जो हैं वो अकर होंगे, और वो तीनों इवेंट्स आपके सामने मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा अब इन 3 इवेंट्स की बेस पे देखा जाए तो अगर हम अट्रैक्शन की बात करें कि इनमें अट्रैक्शन किस तरह की है, तो पहली अट्रैक्शन जो बनेगी वो स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन। कौन सी अट्रैक्शन है जी, सॉल्यूट की सॉल्यूट के साथ अट्रैक्शन, यानी Na
का Cl के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है आयोनिक, उस अट्रैक्शन की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी सॉल्वेंट अट्रैक्शन। यानी वाटर में देखा जाए तो हमें ये पता है कि आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज स्टूडेंट्स उसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अगर आगे अभी हम डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे। और तीसरे नंबर पे ये हो सकता है कि सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास तीन बातें यहां पर मौजूद हैं। अब अगर स्टूडेंट्स यहां पे देखा जाए तो सॉल्यूट का आपस में बॉन्ड जो है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है ये आपको पहले भी बताया गया है। बॉन्ड मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो पावर्स जिनसे इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से NaCl को लेकर चल रहे हैं, तो NaCl जो कि एक सॉल्यूट बॉन्ड से हम रिलेट उससे बात करने लगे हैं, तो इनमें सोडियम और क्लोरीन पर हमें ये पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, जिनकी वजह से इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, इसी तरह सॉल्वेंट में आ जाए तो वाटर के दरमियान बॉन्ड आ जाता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह मौजूद है अगर हम देखें कोवेलेंट बॉन्ड की बेस पर, जिसमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। ये बात हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या है जी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब क्या है, आप देख लीजिए कि जितनी भी नेगेटिव चार्जेस हैं वाटर के, यानी जो ऑक्सीजन है वो सोडियम की तरफ अट्रैक्ट करेगा और वाटर के पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस क्लोरीन की, तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि एक्चुअली इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में यानी वाटर में क्या हो चुका है, मिक्सअप। ठीक है, इसके लिए अगर हम एक छोटी सी डायग्राम बना लें तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पे हम कुछ चार्जेस बना लेते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा क्लोरीन को, जबकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सोडियम को। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है ये हमारे सॉल्यूट की डायग्राम है NaCl, जिसमें सोडियम पर पॉजिटिव एंड क्लोरीन पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, और अगर इसकी तरफ हमने सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करना है तो हम ये रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर कि ये नेगेटिव क्लोरीन है, जिसकी तरफ एक स्पेसिफिक डायग्राम जो है वो हाइड्रोजन की बनेगी। यहां पर हम ऐसे ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ डायग्रामेटिकली शो करेंगे ऐसे हाइड्रोजन को। ठीक है, और जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन को, और इसके साथ ये जो दो हैं हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, इस तरह ये हम देखेंगे कि पूरे स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ये क्या कर लेंगे, आयंस जो हैं वो अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, और इस तरह बेसिकली ये एक सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ प्रॉपर अट्रैक्शन होगी और इनके दरमियान जो है वो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, जो बेसिकली सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड। तो इस मर्तबा जो बॉन्ड बनेगा वो बेसिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के दरमियान बनेगा। ठीक है, और बेसिकली यही उनकी इंटरेक्शन कहलाएगी।
अच्छा जी, solution formation depends upon the relative strength of attractive forces between, यहां तक उन्होंने बताया कि जिन ताल्लुक है फोर्सेस का उनकी हम बात करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ की बात हम करेंगे। तो उस बेस पर पहले बताया गया सॉल्यूट सॉल्यूट, कॉमा सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट। कहते हैं जी जनरली सॉल्यूट्स आर सॉलिड, ज्यादातर हमने यही देखा है कि सॉल्यूट सॉलिड होते हैं, जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला NaCl है, तो ये हमें सॉलिड स्ट्रक्चर में ही पाया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि जी आयोनिक सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन सच अ रेगुलर पैटर्न। आयोनिक सॉलिड का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि हम यहाँ पे NaCl की बात कर रहे हैं और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि उनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, और स्टेट के हवाले से देखा जाए तो वो सॉलिड हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आयोनिक सॉलिड्स जो हैं आर अरेंज्ड इन सच अ रेगुलर पैटर्न, कि उनकी एक रेगुलर शेप होती है, दैट के द इंटर आयोनिक फोर्सेस, कि उनके दरमियान जो आयोनिक फोर्सेस हैं आर एट अ मैक्सिमम, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होती हैं, यानी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको देख लिया जाए तो जो इन्होंने यहां पे रेगुलर पैटर्न की बात की है NaCl की, तो ये आपने पहले भी ये स्ट्रक्चर यकीनन देखा होगा, जिसको हम 3D स्ट्रक्चर कहते हैं, 3 डायमेंशनल, कुछ ऐसे करके ये क्यूब का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेम मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा, चैप्टर नंबर 4 में आप जाकर आयोनिक कंपाउंड का अगर आप टॉपिक देखें तो आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह देखने को मिल जाएगा कि कैसे जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आयोनिक फोर्सेस रखने वाले सॉल्यूट हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, उनका रेगुलर पैटर्न स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, ठीक है। आप एक नजर उसको जाके जरूर देखें, चैप्टर नंबर 4 में आपको जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलिए अब कुछ पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहां पे। कहते हैं जी कि इफ द न्यू फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम द सोल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन फोर्सेस, यानी अगर सॉल्यूट सॉल्यूट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl उनके दरमियान कोई न्यू फोर्सेस आ जाती हैं, देन सॉल्यूट डिसॉल्व एंड मेक अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या करेंगे, उन न्यू फोर्सेस को अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे, हल करेंगे और क्या बना देंगे, सॉल्यूशन। जो सिंपल सी हमने बात की, एक बीकर लीजिए, उसमें पानी लें, उसमें नमक 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, 1 स्पून 2 स्पून, उसको मिक्स कर दें, तो वो आपके पास इजीली क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्योंकि वाटर की जो फोर्सेस हैं वो सोडियम क्लोराइड के दरमियान की आयोनिक फोर्सेस पर ओवरकम हो जाएंगी, उन्हें स्प्लिट कर देंगी, ठीक है, और इसी वजह से ये आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, ये आपस में अच्छी तरह क्या हो जाएंगे जी, सॉल्युबल हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। कहता है इफ फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी NaCl इनके दरमियान अगर फोर्सेस आयोनिक स्ट्रॉन्ग हैं, इनफ इतनी ज्यादा, देन सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, ठीक है, जो कि बेसिकली बनना था सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट रिमेन इनसॉल्युबल एंड सॉल्यूशन इज नॉट फॉर्म्ड। तो ये बेसिकली इनसॉल्युबल रहेगा सॉल्यूट। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अनडिसॉल्व। क्या होता है, अनडिसॉल्व, यानी हल ना होना, और आपका सॉल्यूट जो है वो हल हुए बगैर ही नीचे जाके बॉटम पर, जो बीकर का बॉटम होता है, जिस तरह इस बीकर का ये बॉटम है, इधर जाकर वो आपका सॉल्यूट बैठ जाएगा और वो उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आगे हमने आपको रेफरेंस दिया फिगर 6.2 का। अब आप फिगर में आ जाइए, आपको फिगर नजर आ रही है, उसमें आप देखिए नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस बने हुए हैं, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस में आप देख सकते हैं उन्होंने राइट साइड पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट करके दिखाया है और ये शो करने की कोशिश की है कि कैसे सॉल्यूट जो हैं
वो सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बेसिकली वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं आपको वाटर का एक मॉलिक्यूल बना नजर आएगा जिस पर कोवलेंट फोर्सेस आपको नजर आएंगी, या आप यूं कह लीजिए कि उसमें आपको ये नजर आएगा कि वाटर में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, आगे कहते हैं जी शोज डिसोल्यूशन प्रोसेस बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विद द सोल्यूट ऑयंस, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद द सोल्यूट ऑयन। अच्छा, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फर्स्ट पुल अपार्ट द सोल्यूट ऑयंस, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड देन सराउंड देम। सराउंड का मतलब क्या है कि उनको अच्छी तरह से घेरे में ले लेंगे। इन दिस वे सोल्यूट डिसॉल्व एंड सोल्यूशन फॉर्म, और सिंपली इस तरह जो है वो हमारा सोल्यूशन बन जाता है। ये बेसिकली हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है सोल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट से रेलिवेंट। अब एग्जांपल पे आ जाए, कहते हैं जी फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन द वाटर, जब आप नमक को पानी में हल करते हैं, इट डिसॉल्व्स रेडिली। तो ये पहले से रेडिली का यहां क्या मतलब है, जैसे आपने एक चम्मच 1 स्पून जो है वो सोडियम क्लोराइड पानी में डाला, तो आप देखेंगे जैसे ही वो वाटर के अंदर एंटर होगा तो वो रेडिली पहले से ही उसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड जो आयंस हैं उनकी इंट्रैक्शन एंड पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और वाटर जो है जो कि एज अ पोलर यहां पे वर्क कर रहा है, आर स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा वाटर की फोर्सेस टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो ओवरकम हो जाएगा, गालिब आ जाएगा उन फोर्सेस पर जो किसके दरमियान है जी, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, NaCl पॉजिटिव आयन की इन सॉलिड NaCl क्रिस्टल। यानी जो NaCl क्रिस्टल मौजूद है, क्रिस्टल से मुराद ये बात हो रही है कि ये NaCl है, ये इसकी क्रिस्टल शेप है जिसमें NaCl जो है वो आयंस मौजूद हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। इनको जैसे वाटर में डालेंगे तो वाटर की फोर्सेस इन पर ओवरकम हो जाएंगी, वो इनको तोड़ने की कोशिश करेंगी और ये टूटना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से सॉल्यूट एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे और वो सॉल्वेंट की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे या मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स एक वर्ड पोलर है। पोलर का एक तो मतलब ये होता है जी कि हेट्रोएटॉमिक, तो यहां पे देखा जाए तो NaCl एंड वाटर, इनको एक दफा फिर लिख लेते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड और दूसरा क्या है जी हमारे पास वाटर H2O, बोथ आर पोलर, अब ये पोलर क्या है, अभी आपको याद होगा कि आपने जो लेक्चर 21 है उसके लास्ट पे हमने सॉल्युबिलिटी की डिस्कशन जब स्टार्ट की थी, तो वहां पे स्टूडेंट्स हमने लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। तो उस प्रिंसिपल में अच्छी तरह आपको ये बताया गया था कि पोलर अट्रैक्शन क्या होती है, नॉन पोलर अट्रैक्शन क्या होती है, एंड पोलर एंड नॉन पोलर अट्रैक्शन क्या होती है। तो इसको अच्छी तरह आपने समझना है कि पोलर अट्रैक्शन है क्या। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर, जो वाटर का पॉजिटिव एंड है यानी हाइड्रोजन, डाइपोल इज ओरिएंटेड टुवर्ड द क्लोरीन ऑयन, वो क्लोरीन की तरफ डाइपोल जो है वो बना लेगा। क्या वर्ड यूज हुआ है, डाइपोल। अब ये वर्ड भी हमने चैप्टर 4 में ही अच्छी तरह डिस्कस किया था। हमने पहले बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, फिर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद बेसिकली एक टॉपिक था डाइपोल अट्रैक्शन का। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के कह लीजिए ऑपोजिट कह लीजिए या साइड पर पोल्स बनना शुरू हो जाते हैं एक स्पेसिफिक फोर्सेस के ओवरकम होने के बाद। ठीक है, तो वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो
सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव एंड यानी क्लोरीन की तरफ डाइपोल क्रिएट करेगा, एंड द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर, वाटर का नेगेटिव एंड क्या होगा जी, ऑक्सीजन, वो डाइपोल इज ओरिएंटेड टुवर्ड द सोडियम पॉजिटिव आयन, वो डाइपोल सोडियम पॉजिटिव आयन की तरफ क्रिएट करेगा। कहते हैं जी कि दीज आयन डाइपोल अट्रैक्शंस, अब यहां पे आयन डाइपोल का वर्ड यूज हुआ है। आयन का मतलब क्या है, यहां पे बात हो रही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयन्स की, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आयन का मतलब क्या है। आयन का मतलब दो बातें होती हैं कि ऐसी स्पीसीज जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो जिसको हम कैटआयन कहते हैं, या नेगेटिव चार्ज हो जिसको हम एनआयन कहते हैं। कैटआयन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज और एनआयन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पे बेसिकली कैटआयन सोडियम है और एनआयन जो है वो क्लोरीन है। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं जी कि दीज आयन डाइपोल अट्रैक्शंस बिटवीन सोडियम आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स से मुराद जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं नेगेटिव एंड वाले वो सोडियम के पॉजिटिव एंड्स की तरफ, एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्लोरीन नेगेटिव एंड्स का वाटर के मॉलिक्यूल से मुराद यहां पर पॉजिटिव एंड की बात हो रही है, आर सो स्ट्रॉन्ग, वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे दैट दे पुल दीज आयंस, कि वो इन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम देयर पोजीशंस इन द क्रिस्टल, उस क्रिस्टल की पोजीशन में से वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, एंड दस, और फिर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्स, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो है वो उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इट इज शोन इन द फिगर, सेम वही उन्होंने फिगर का रेफरेंस दिया है 6.2। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे पास, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। ठीक है, अब आपने इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। पहली बात तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने का जो मेथड है वो कुछ इस तरह है कि आप स्टार्टिंग से पहले फर्स्ट 2 लाइंस लिखेंगे द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से लेकर सेकंड लाइन पे डोज ऑफ सॉल्वेंट तक। ठीक है, उसके बाद आप इवेंट्स की हेडिंग बनाएंगे और ऐसे ये 3 इवेंट्स जो हैं वो आप राइट कर देंगे। उसके बाद आप जहां पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन फॉर्मेशन, सॉल्यूशन फॉर्मेशन के पैराग्राफ पर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाएंगे और वो पूरा पैराग्राफ एज इट इज आपको कॉपी करना पड़ेगा। उसमें फिगर 6.2 लिखा हुआ है, उसको आप सिर्फ इग्नोर करेंगे, बाकी उस पैराग्राफ को एज इट इज आप कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल पर आ जाइए, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ पे एग्जाम्पल की हेडिंग बनेगी और उस एग्जाम्पल को आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टूडेंट्स आपको यहां पे सॉलिड सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल नजर आ रहा है, यहां तक बेसिकली अगर आप इसके एग्जाम्पल को लिख दें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वैसे समझने के लिए हमें इसकी थ्योरी प्रॉपर रीड करनी पड़नी थी, इसीलिए मैंने आपको ये साथ रीड करके भी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको क्रिस्टल तक राइट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा जो सेकंड फैक्टर था जिसका नाम आपको बताया गया सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वो हमने आज कंप्लीट किया है। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम जो इसका थर्ड फैक्टर, डियर स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 21 जिसको एज अ रेफरेंस समझ के हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, एंड द टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स मैंने जब सेकंड फैक्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, तो शायद उसमें गलती से मैंने आपको लेक्चर नंबर 22 का रेफरेंस दे दिया, या 22 से रेलिवेंट कोई बात मैंने आपसे कर दी थी कि नेक्स्ट ये लेक्चर होगा। बहरहाल आप उसको इग्नोर कर दीजिए, मैं उसके लिए आपसे एक्सक्यूज करता हूं। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 21 लेक्चर जो था बेसिकली वो हमारा सॉल्युबिलिटी की बेस पर था, और अब जो लेक्चर चल रहा है बेसिकली ये उसी सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स को आगे कंटिन्यू कर रहा है।
सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आर्टिकल में जो प्रीवियस आर्टिकल था उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात को कंप्लीट किया था और आपको ये बताया गया था कि नेक्स्ट टाइम हम जो लास्ट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का विच इज टेम्परेचर, नेक्स्ट टाइम उसकी बात को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब जैसा कि ये बात हो चुकी है तो अब हम जो लास्ट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का यानी टेम्परेचर, उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो द नेम ऑफ द आर्टिकल इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। यानी आपने स्टूडेंट्स अगर सॉल्वेंट में मींस वाटर में कोई सॉल्यूट ऐड किया है तो उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कितना इफेक्ट होता है और क्या हर सॉल्यूट का अपने एक नेचर है उसकी, उस नेचर बेस पे उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, क्या टेम्परेचर उन पर इफेक्ट भी करता है सॉल्यूट्स पर कि नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है। देखिए, जब हमने स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस के बारे में स्टार्ट किया था, लाइक हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि उसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन दी सॉल्वेंट, कि जितना भी सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हैं एट मैक्सिमम लेवल, वो आपका बेसिकली एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता था। लेकिन अगर वो मैक्सिमम से बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाए, यानी जिसको आप जब स्टिर कर रहे हो वो अच्छी तरह से डिसॉल्व ना हो पाए, वो बेसिकली आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता था। तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जहन में रखिए, आपको उसकी डेफिनेशन भी आती है, उसमें केमिकल रिएक्शन भी था। आपको याद होगा जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की थी तो हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर ऐड किया और उसमें पिंच अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम हमारे पास जो सॉल्यूशन, हमारे पास जो स्टूडेंट सॉल्यूट था वो बेसिकली कॉपर सल्फेट था। तो कॉपर सल्फेट की एडिशन हम पिंच अमाउंट में करते जा रहे थे, उसको हम स्टिर करते जा रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि हमें उस बीकर को फ्लेम के ऊपर ले जाना पड़ा, उसको हीट देनी पड़ी, जिससे कॉपर सल्फेट की और वाटर की फर्दर फोर्सेस टूटी और वो एक दूसरे में अच्छी तरह डिसॉल्व हुए। इट मींस दैट वहां पर जो कॉपर सल्फेट हमारे पास सॉल्ट था, जिसको हम सॉल्यूट कह सकते हैं, उस सॉल्यूट को टेम्परेचर की जरूरत थी। तो इट मींस दैट उस टाइम के सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्युबिलिटी को रेफरेंस रख के देखें तो टेम्परेचर का इफेक्ट मौजूद था। ठीक है, इसी तरह अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या हर सॉल्ट को टेम्परेचर की जरूरत है, जिस बेस पर सॉल्युबिलिटी, यानी जब सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, एक सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी हमें नजर आ रही है, तो क्या उसके लिए टेम्परेचर का इफेक्ट जरूरी है या टेम्परेचर का होना जरूरी है कि नहीं। तो ये सारी डिस्कशन बेसिकली अब हम करने जा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी। थोड़ा सा रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पेज नंबर 105 है स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक का। टॉपिक जो आपको नजर आएगा, आप आर्टिकल कह लीजिए लास्ट पे 6.5.2। इसमें 6 का मतलब आपका चैप्टर 6 है सॉल्यूशंस, एंड 5.2 जो है बेसिकली वो आपका आर्टिकल नंबर है। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है जी कि टेम्परेचर हैज मेजर इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। यहां पे सब्सटेंसेस का मुराद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, जनरली यानी आमतौर पर इट सीम्स दैट, ऐसा नजर आता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे सॉल्यूट अच्छी तरह सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाएगा और सॉल्युबिलिटी का रेट बढ़ जाएगा। कहते हैं बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आगे वो बता रहा है कि कैसे एक सॉल्यूशन बनता है।
कहता है जी कि व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सॉल्ट इन द सॉल्वेंट, जब भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्ट को ऐड किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, तो मुख्तलिफ जो है वो पॉसिबिलिटीज बनती हैं विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, जिसका रेफरेंस जो है वो बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है, जो कि उन्होंने फिगर पे आपको नीचे दिखाया है, फिगर 6.3। फिगर को हम बाद में देखेंगे, पहले थ्योरी पर देखें। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं इस पेज पर 2 हैं, नेक्स्ट पेज पर टॉप पे तीसरी पॉसिबिलिटी है, और वहीं से बेसिकली मैंने राइट किया। तो आइए इन पॉसिबिलिटीज को जरा देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर 3 पॉसिबिलिटीज अकर्स। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। पहली स्टूडेंट्स है हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कुछ ऐसे सॉल्यूट्स हैं, आप देख लीजिए, अभी हम उनके एक एक करके नाम पढ़ेंगे, जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है जी? दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं जी इन्हें? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मीन्स क्या होता है जी? इनसाइड। थर्मिक या थर्म का मतलब बेसिकली क्या होता है जी? टेम्परेचर, यानी जिनमें टेम्परेचर इनसाइड, जिसको अगर आप वैसे बात करें तो आप कह सकते हैं कि जिनमें टेम्परेचर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह के रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं जी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसी तरह एक पॉसिबिलिटी है हीट इज रिलीज्ड, या आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है गिवन आउट। ये कहलाते हैं स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिस तरह एंडो का मतलब इनसाइड है, तो एक्सो का मतलब क्या होता है जी? आउटसाइड। सेम थर्मिक का मतलब क्या है? टेम्परेचर, यानी जिसमें टेम्परेचर रिलीज होगा, गिवन आउट होगा, इस तरह के रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। नो चेंज इन हीट का क्या मतलब है? कि जिसमें ना तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक कंसीडर होता है और ना ही एक्सोथर्मिक। ठीक है, जिसको आप यूं कह सकते हैं नीदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर उस बेस पर देखा जाए तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज? 3। तो एक एक करके इन्हें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है जी? इनमें एब्जॉर्ब होती है। इसके लिए पहले एक रिएक्शन लिख लीजिए। वो क्या है? बड़ा सिंपल सा, कि आपके पास कोई सॉल्यूट है, यानी कोई सॉल्ट है, जिसमें आपने सॉल्वेंट को ऐड किया है। सॉल्यूट में सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, लेकिन सॉल्यूट की बेस पर इसमें हीट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपके रिएक्शन के ड्यूरिंग, और आपका बाद में क्या तैयार हो जाएगा? सॉल्यूशन। क्या तैयार हो जाएगा? सॉल्यूशन। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप हीट को पहले राइट करते हैं और फिर आपका सॉल्यूशन बनता है। अब ये होता कैसे? देखिए, हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, यानी ऐसे रिएक्शंस जिसके बारे में आपको बताया गया कि हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या लिया हुआ था? वाटर। तो स्टूडेंट्स, वाटर हमारा यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा है, और इसमें आप क्या चीज ऐड करते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट आपका एज अ सॉल्यूट के तौर पर काम करेगा। अब जो सॉल्ट है, अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट लाइन पे 3 एग्जांपल्स मिलेंगी, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट,
सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये 3 सॉल्ट हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, KCl। हमने पोटेशियम क्लोराइड को बीकर के अंदर पुट किया, पिंच अमाउंट में डिवॉल्व किया, पुट किया। अब हम पुट करते जाएंगे और एक लेवल पर सॉल्युबिलिटी लेवल आ जाएगा, जो कि बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। लेकिन जैसे ही हम उस लेवल पर पहुंचेंगे तो जो पोटेशियम क्लोराइड हमारा सॉल्यूट है वो जैसे जैसे वाटर के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा वो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस करेगा, और जितनी भी वहां पर आपका सॉल्यूशन है उसके जो आप कह लीजिए बाहर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बीकर के क्लोज हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट के, वो सारे के सारे हीट को एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देंगे। यानी सॉल्यूशन के इनसाइड आप देखिए सारी हीट आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो बीकर की वॉल्स हैं, आपकी जो ये बीकर की वॉल्स हैं, हम ये कहेंगे कि बीकर की वॉल्स कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। बीकर जो है उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब यहां पर कूलनेस हो जाएगी, यानी बीकर की वॉल ठंडी पड़ना शुरू हो जाएंगी। जब बीकर की वॉल्स ठंडी पड़ना शुरू हो जाएंगी, कूल होना शुरू हो जाएंगी, इट मींस दैट कि टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया है, एब्जॉर्ब। जब टेम्परेचर एब्जॉर्ब हुआ इट मींस दैट सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के अंदर एडिशन करके हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद बेसिकली क्या बन गया, सॉल्यूशन। लेकिन हमें कैसे इस चीज का नॉलेज आएगा कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुई है? तो हम जैसे ही बाहर से बीकर को हाथ लगाएंगे तो हमें बीकर की वॉल्स ठंडी फील होंगी, उसमें कूलनेस फील होगी। ठीक है, कोल्ड फील होगा। इट मींस दैट कि हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है, और जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स थे जितने भी, उन सब ने भी मिलकर हीट को एब्जॉर्ब करवाया है, उनकी मदद की है। जो मॉलिक्यूल सेंट्रल मॉलिक्यूल्स थे, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने भी जब अपनी एनर्जी लगाकर उनमें हीट एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश की तो उनकी अपना एनर्जी लेवल जो है वो फॉल डाउन कर गया। जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं बीकर के क्लोज, जब उनका टेम्परेचर फॉल डाउन किया, उनका टेम्परेचर गिर गया, तो बेसिकली बीकर के करीब थे वो, तो बीकर की वॉल्स क्या पड़ गई, कूल पड़ गई या कोल्ड पड़ गई। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो एक्सोथर्मिक को समझना फिर मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन सॉल्ट लाइक, जैसा कि आपको बताया गया, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड आर एडेड इन वाटर, द टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड। उन्होंने टेस्ट ट्यूब का वर्ड यूज किया, बीकर का वर्ड लिख सकते हैं कि बीकर या टेस्ट ट्यूब कोल्ड पड़ जाएंगी। कोल्ड का मतलब क्या है, ठंडी पड़ जाएंगी। इट मींस, इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट्स, के सॉल्यूशन बनते वक्त ये जो सॉल्ट्स हैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सच डिसॉल्विंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक है जी, सेम आपके पास एक रिएक्शन है वो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद कहते हैं जी कि solubility usually increases with the increase in temperature for such solutes, कि इस तरह के सॉल्यूट्स के लिए जो solubility है वो बढ़ती चली जाती है जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड होता जाएगा वो अपनी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, हीट एब्जॉर्ब होना शुरू होगी, तो जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा solubility भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट इज रिक्वायर्ड, हीट की जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सॉल्यूट, ताकि आयंस ऑफ सॉल्यूट जो हैं, सॉल्यूट के जो आयंस हैं उनको ब्रेक किया जा सके। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है तो इसमें पोटेशियम पे के पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पोटेशियम आयन होता है, और क्लोराइड आयन होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं ये आयंस हैं। ठीक है, और इनके दरमियान बेसिकली आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है,
अच्छा जी, दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। और ये सारे रिक्वायरमेंट कौन पूरी करते हैं? जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल्स डाउन, उनका टेम्परेचर गिर जाता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी लगाकर टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। एंड टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, और आपका बीकर या टेस्ट ट्यूब वो ठंडा पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास हीट इज गिवन आउट, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट जो है वो एक्सपेल होगी, रिलीज होगी, ठीक है। इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो एक सिंपल सा रिएक्शन आ जाएगा कि आपके पास सॉल्यूट है प्लस आपने उसको ऐड किया सॉल्वेंट में, लेकिन जब सॉल्यूशन बना, आपके पास जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन बनने के साथ जो है बाद में हीट क्या हुई? रिलीज हुई। यानी अगर इसके लिए हम डायग्राम बनाएं तो इसमें हमारे पास जो बीकर है वो इस तरह है। इस बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है जिसको बेसिकली हम एज अ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे, और इसमें हमारे पास सॉल्यूट है जो कि बेसिकली सीजियम सल्फेट या लिथियम सल्फेट। आप देख सकते हैं बुक पे दो सॉल्ट हैं, लिथियम सल्फेट या सीजियम सल्फेट। हम लिथियम लिख लेते हैं Li2SO4, लिथियम सल्फेट, ठीक है। हमारे पास वाटर है, उसके अलावा सॉल्ट है, लिथियम सल्फेट। अब क्या बात है स्टूडेंट्स, बेसिकली वो ये कि लिथियम सल्फेट जैसे ही आप वाटर के उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूट जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो वो अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से आपका जो बीकर है उस बीकर के वॉल्स इस मर्तबा वार्म पड़ जाएंगी। क्या पड़ जाएंगी? वार्म। इस मर्तबा आपकी जो बीकर की वॉल्स हैं, यानी बीकर वॉल्स, वो आपकी बीकर वॉल्स जो है वो क्या पड़ जाएंगी? वार्म। वार्म का मतलब क्या है? गर्म पड़ जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वक्त जो आपका सॉल्ट है उसकी वजह से हीट जो हुई है वो सॉल्यूशन में रिलीज हुई है। इसी वजह से हीट हमने इस मर्तबा राइट साइड पे लिखा है, ठीक है, सिंपल। कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड, यहां पे कॉमा लगा लीजिए, व्हेन सॉल्ट्स लाइक लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जैसे ही आप इनको पानी में हल करेंगे, द टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म, तो आपकी टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाएगी। दैट इज हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन, के सॉल्यूशन बनते वक्त जो है वो बेसिकली हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही। सेम आपको एक रिएक्शन नजर आ रहा है। नेक्स्ट है जी कि इन सच केसेस, इस तरह के मामलात पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर सॉल्ट के अंदर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो पहले ही क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, पहले ही क्या हो रहा है? रिलीज, जिसकी वजह से बीकर की वॉल्स क्या होती जा रही हैं? गर्म। अगर आप इस तरह के सोल्यूशन को खुद फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर देने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है उसका लेवल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इन सच केसेस, इस तरह के मामलात पर अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द सॉल्यूट पार्टिकल, अमंग का वर्ड का भी यूज होता है जब बहुत ज्यादा चीजें हों, बहुत ज्यादा हमने कंबाइन करके बहुत ज्यादा चीजों की बात करनी हो, तो जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी सॉल्यूट पार्टिकल्स में आर वीकर, वो पहले से ही कमजोर हैं। एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा जी? वो सॉल्वेंट में वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी क्या होगी? रिलीज, एनर्जी इज रिलीज, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास कंप्लीट होती हैं यहां तक, या दो केसेस कह लीजिए कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास नो चेंज इन हीट, यानी टेम्परेचर का जिस पे इफेक्ट ना हो, नो चेंज इन हीट। सिंपल, आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आप वाटर लें,
वाटर एज अ सॉल्वेंट और उस बीकर में सॉल्ट लें, सॉल्ट यानी सॉल्यूट के तौर पर कौन सा सॉल्ट लेंगे जी, सोडियम क्लोराइड आप ले लें, जो नॉर्मली हम नमक को पानी में हल करते हैं। देखिए अब इधर सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, इसके ये करैक्टर है कि ये ना तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस टूटेंगी, और ना ही हीट को रिलीज करेगा, क्योंकि इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आप एक चम्मच 1 स्पून ऑफ सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अच्छी तरह और रेडिली वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में भी देखा था, इस एग्जांपल को हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्ट्स जो हैं वो बेसिकली उनके ऊपर हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पेज नंबर 107, नो चेंज इन हीट। इन सम केसेस, कुछ मामलात में ऐसे होता है कि ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस नीदर द हीट इज एब्सॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड, ना तो हीट एब्सॉर्ब होती है और ना ही रिलीज। When salt like sodium chloride is added in the water, the solution temperature remains almost the same. यानी अगर ना तो हीट एब्सॉर्ब हो रही है ना ही रिलीज हो रही है, it means that the level or range of the temperature is same. In such cases, इस तरह के मामलात पर टेम्परेचर हैज अ मिनिमम इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, उनका थोड़ा सा इफेक्ट होता है, बिल्कुल लाइटर सा आप कह लीजिए इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर। फिगर में अभी हम देखते हैं, दिस फिगर शोज द ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटीज। ट्रेंड का मतलब क्या है, चेंज। यहां पे ये जो फिगर हमारे पास अवेलेबल है पेज नंबर 106 पे, ये चेंज दिखाती है सॉल्युबिलिटीज का डिफरेंट सॉल्ट्स पर विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर आप देखिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 106 पे, तो हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है, इस टेबल को जरा देखिए। इसमें आपको एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी लिखी हुई नजर आ रही है और वैल्यूज मिलेंगी। इसमें कई सॉल्ट्स हैं जिनको उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्राफ केमिस्ट्री में कभी भी लॉन्ग या शॉर्ट के तौर पे नहीं आता, इसको बस कॉन्सेप्चुअल आपने यहां पे ही समझना है। तो कॉन्सेप्चुअल आप देखिए तो आप सिर्फ इसमें से सोडियम क्लोराइड को अगर आप गौर से देखें 30 और 40 की रेंज में आपको ये नजर आएगा, और सोडियम क्लोराइड की लाइन इस ग्राफ में बिल्कुल आप देखें तो एक हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा उसमें आपको चेंज नजर आएगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट आते हुए थोड़ी सी जो है वो नीचे हो गई है। इट मीन्स दैट कि अगर किसी ग्राफ में कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो ऐसे, इट मीन्स दैट कि यहां पे किसी सेम चीज की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे अगर हम थोड़ा सा चीज ये बनाकर बता ही दें कि इस तरह हमारे पास ग्राफ है और इस ग्राफ में कहीं से भी अगर वैल्यू से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कोई जो हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं उनके रेफरेंस पर जो ग्राफ बन रहा है वो सेम है। ठीक है, लेकिन आप देखें तो सोडियम क्लोराइड पे पीछे से थोड़ा सा चेंज आपको ऐसे करके नजर आएगा। दिस चेंज रिप्रेजेंट दैट कि टेम्परेचर का सोडियम क्लोराइड पर कुछ असर होता है। ठीक है, जैसे अब आप अगर एक बीकर में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, इट मींस दैट कि वहां पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर मौजूद है, एंड बेसिकली इट इज रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी सॉल्ट्स हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उनको शो करने की कोशिश की है और आपको बताया है। ठीक है, बहरहाल स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारा यह टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी यहां तक कंप्लीट होता है। ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हीट इज गिवन आउट, या फिर वर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन से आपको शॉर्ट आ सकता है, एक्सोथर्मिक से भी आ सकता है। तो ये नाम जो हैं, ये जो नेम्स हैं, इनको आप कॉपी कर लीजिए अपने पास। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने फर्स्ट 2 लाइंस को एज अ थ्योरी और उसके साथ एक एक रिएक्शन एज अ सेकंड पॉइंट समझ के शॉर्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करना है। लेकिन जैसे ही आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो स्टार्टिंग से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी में आप देखें
तो फर्स्ट 3 लाइंस आप कॉपी करेंगे ऑलवेज ट्रू तक, पेज नंबर 105 पे। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे पेज नंबर 106 पे, ठीक है, और आप पॉसिबिलिटीज की हेडिंग बनाएंगे। जैसा कि आप सामने देखें, मैंने तो 3 पॉसिबिलिटीज की बनाई है, आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज की हेडिंग बनाएं। हेडिंग को इस तरह आप आगे फर्दर सब हेडिंग्स बना लेंगे। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज रिलीज्ड, नो चेंज इन हीट, ठीक है। अगर आप इनकी फर्दर मोर सब हेडिंग्स बनाना चाहते हैं तो एंडो एक्सोथर्मिक, ठीक है, नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, आप ये भी हेडिंग्स बना सकते हैं। फिर इनको एक एक करके आपने इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का लेवल ये होगा कि आप जिस तरह हीट इज एब्जॉर्ब की फर्स्ट 3 लाइंस हैं उसके साथ रिएक्शन को राइट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है आप उसकी एडिशन करेंगे और उससे नेक्स्ट 2 लाइंस तकरीबन अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस में कटिंग नहीं होती, ठीक है। ये पूरा एक अमल है जो बताया जा रहा है कि अच्छा ये काम ऐसे होगा, और फिर ये बताना भी जरूरी है कि आपका बीकर जो है वो कूल कब हो रहा है और वार्म कब हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। नो चेंज इन हीट में ऐसा है कि आप फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं वो सेम तक लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये स्टूडेंट से लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपकी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो कि अभी तक जो हमने फैक्टर्स कंप्लीट किए हैं सॉल्युबिलिटी के, जिसमें फर्स्ट फैक्टर लाइक डिसॉल्व लाइक, सेकंड जो फैक्टर है वो है solute solvent interaction, and the last and the third factor is temperature। उनकी बेस पे ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए, इजीली आपको इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक या आर्टिकल यहां तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।